हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आप बुक में उसकी डेफिनेशन देखोगे तो एक लाइन लिखी हुई है कि कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अपन बात करने वाले हैं किसकी? रियल नंबर की। रियल नंबर किन से मिलके बना होता है? दो चीज़ों से, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। इन दोनों नंबर से मिलके क्या बनता है? इन दोनों नंबर से मिलके बनता है रियल नंबर। अब रेशनल किसे कहते हैं? रेशनल में कंडीशन आएगी कि पहली कंडीशन तो ये होती है कि P बटा Q फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। पहली कंडीशन तो चलो समझ में आ गई कि P बटा Q ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर आप 0 लगाते हो तो उसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी ये कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अब चलते हैं इरेशनल में बात करते हैं। इरेशनल किसे कहेंगे? सबसे पहले तो होता है एक पाई सिंबल। ये जो सिंबल होता है ये होता है इरेशनल। लेकिन अगर पाई की वैल्यू 22/7 की मैं बात करता हूं, 22/7 जो होता है वो होता है रेशनल नंबर। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर। और कौन से नंबर आएंगे? रूट में परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी रूट में नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी ऐसा कोई भी नंबर ना हो जो स्क्वायर हो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आगे ये जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे रूट में अगर 1 आ गया तो रूट में 1 को आप क्या लिखोगे? 1, यानी रूट में 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी रूट क्या हो गया? खत्म। तो ये एक इरेशनल नंबर है नहीं है, ये रेशनल नंबर है। उसके बाद में √2, √3 ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आगे आ गया √4 की वैल्यू होती है 2, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। आई बात समझ में? सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम था रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को बोलते हैं रियल नंबर। हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q फॉर्म में लिखा जा सके। Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। अपरिमेय संख्या, एक तो आपको याद रखना है पाई का ये चिन्ह। दूसरी वैल्यू कि रूट में क्या नहीं होनी चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आगे ये जो संख्याएं आ रही है 1, 4, 9, इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये रूट में नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो रूट में 1 आया तो वैल्यू कितनी आई? 1। तो इसकी वैल्यू जब 1 आ जाती है, रूट हट गया, तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। √4 की बात करें, √4 की वैल्यू आ गई 2, तो रूट हट गया, रूट हटते ही क्या बन गया? ये रेशनल नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो उसका नाम है प्राइम फैक्टर। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होते हैं भाई? प्राइम फैक्टर हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 10 नहीं होती भाई, 11, 13, ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कोई आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। कोई आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2, तो इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे आपके पास है कितना
40। इसका प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो पहले 2 का भाग दिया, 40 में 2 का भाग देने पर वैल्यू आई कितनी 20, फिर 2 का भाग दिया वैल्यू कितनी आई 10, फिर 2 का भाग दिया वैल्यू कितनी आई 5, फिर वैल्यू आई 5 और लास्ट में 1। यानी आप 40 को कैसे लिख सकते हो, आप 40 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है, आपने प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा है। पहला क्वेश्चन तो आपकी एक्सरसाइज में ही है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी जो संख्याएं हैं इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखिए, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना है। तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणन है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो आपने लिखा 2 की पावर 3 और 5 एक बार आ रहा है, तो ये क्या है 5 की पावर हो गई 1। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, आपको सिर्फ अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखना है, उसके फैक्टर करते रहो, लास्ट में जो भी संख्याएं आ रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और वो क्या बन जाएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप व्यक्त कर दोगे उनको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो बात करेगा HCF और LCM की। किसकी बात करेगा HCF और LCM की। HCF का मतलब होता है कॉमन, HCF का मतलब क्या होता है कॉमन, LCM का मतलब होता है कि कॉमन तो लेने ही लेने, उसके अलावा जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको सबको लेना है। अगर इनकी फुल फॉर्म की बात करें, इसमें होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक है अपने पास 16, एक है अपने पास 20, इन दोनों का LCM और HCF निकालना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये लिखा आपने 16 के फैक्टर कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कैसे चेक करें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चलिए 20 के फैक्टर करते हैं, 20 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, वैल्यू कितनी आई 5 चौके 20। अब निकालेंगे HCF, तो लिखेंगे HCF ब्रैकेट में 16,20 इक्वल टू, अब कॉमन क्या आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, वैल्यू आ गई 4। एक बात करेंगे अपन LCM की, तो LCM को अपन लिखेंगे कितना, आपके नंबर क्या है 16,20, पहले तो कॉमन वाले हैं उनको लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये कॉमन वाले आ गए। अब जो बचे हुए हैं वो क्या है 2, फिर ये जो 2 है 2, उसके बाद में ये 5 है 5। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, यानी आपका LCM आ गया कितना 80। दोबारा से देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 2 चीजें पूछेगा HCF और LCM। HCF क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उनको बोलते हैं HCF। ऐसे पहले फैक्टर के रूप में इनको लिखो, पहले इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। कॉमन आ रहा है जैसे 2 और 2, तो 2 को 2 से गुणा किया वैल्यू आई 4, तो HCF हो गया 4। उसके बाद में बात करते हैं LCM की, इन दोनों के जो फैक्टर थे LCM लिख दिया। किसके बात कर रहे हो 16 और 20 की, जो कॉमन था वो आपने लिख दिया। उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचे थे, जैसे ये 2 बचा था, ये 2 बचा था, ये 5 बचा था, वो सारे एलिमेंट लिख दिए। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 80। कितना आया 80। यानी जो LCM होता है ना, ये ऐसी संख्या होती है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। जैसे देखो 80 में 16 का भाग दोगे 16 पंजे 80, 80 में 20 का भाग दोगे तो कितना आया 4, यानी 20 चौके 80। HCF क्या होता है, HCF ऐसी संख्या होती है जिसका इन दोनों में भाग जाए। जैसे देखो 4 का 16 में भाग दोगे कितना आया 4 चौक 16, 20 में 4 का भाग दोगे तो 4 पंजे 20। ये है आपका LCM और HCF। अब चलते हैं आगे वाले पेज पे। एक अपनी यहाँ पे रिलेशन आता है कि HCF और गुणा LCM वो बराबर होता है किनके, A गुणा B के। ये वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई कैसे करेंगे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, है ना। HCF की वैल्यू थी कितनी 4, LCM की वैल्यू थी कितनी 80। HCF की वैल्यू 4, LCM की वैल्यू 80। HCF की वैल्यू है 4, LCM की वैल्यू है 80। और जो आपकी संख्याएं थी, A का मान कितना था 16, B का मान कितना था 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए बराबर। ये सिर्फ लागू होता है 2 संख्याओं के लिए। किनके लिए 2 संख्याओं के लिए। अगर 3 संख्या यहाँ पे हो जाती है तो ये रूल हो जाता है फेल। चलिए देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वैल्यू कितनी आई 320, 8 चौके 32, तो 320,
16 दूनी 32, तो वैल्यू कितनी आई 320। ये वेरीफाई है, ये क्या है वेरीफाई। यानी आपको वेरीफाई करना है कि HCF गुणा जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। आ रही है बात समझ में? चलें आगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 संख्याएं मिलेंगी, जैसे ऐसे मिल गई कि 16 है, 20 है और 24 है। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। एचसीएफ तो वैसे ही करेंगे, लेकिन एलसीएम में कुछ एक अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है देखते हैं। पहले मैं निकाल रहा हूँ एचसीएफ। एचसीएफ में सबसे पहले क्या करना है, इनके फैक्टर के रूप में लिखो। 16 को क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 20 को क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 24 को क्या लिखोगे 24 को अपन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 है। 2 को 2 से किया 4, 4 5 20, 20 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 3 24, 24 है। अब सबसे पहले देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन एक ये 2 आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है। तो आप लिखो HCF किसका 16, 20, 24। वैल्यू कितनी आई 2 मल्टीप्लाई 2, वैल्यू आई कितनी 4। वैल्यू कितनी आई अपने पास से 4। तो यानी इसका HCF तो 4 है, लेकिन LCM जब निकालेंगे, LCM जब निकालेंगे तो आप इस मेथड से निकालना। क्यों? जैसे देखो जब LCM आप निकालोगे ना, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना उसको एक ही बार काउंट करना है, ना कि 2 बार काउंट। जैसे देखो ये 2 में जो कॉमन आ रहा है ना उसको एक ही बार काउंट करते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप इस मेथड से LCM निकाल लो। जैसे देखो यहाँ निकाल रहे हैं 16 है, 20 है, 24, 2 का भाग दिया कितना आया 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। 2 का भाग दिया कितनी वैल्यू आई यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। 2 का भाग दिया कितनी वैल्यू आई 2, 5 और 3। फिर 2 का भाग दिया 1, 5 और 3। फिर 3 का भाग दिया वैल्यू कितनी आई 1, 1 और 1, 5 सॉरी। यहाँ पे कितना आएगा 5 वैल्यू आई। यहाँ पे अपने पास वैल्यू आई कितनी 5, 1, 1, 1। यानी इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 2 से किया 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 16 5 80, 16 5 80 और 8 तिया 24। यानी वैल्यू आई 240। कितनी आई 240। यानी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 240। तो जब भी 3 संख्याओं का HCF निकालना हो तो कॉमन वाले ऐसे लिख लेना, और उनका एलसीएम निकालना हो तो इस टाइप से निकालना, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो आपसे पूछेगा कि 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, इसके लास्ट में यानी कितने जीरो आएंगे। तो याद रखना 6 की पावर n है, इसे आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। इसे यानी ये बराबर होते हैं, यानी आपने 6 के फैक्टर कर लिए 2 गुणा 3। इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। याद रखना कभी भी जीरो जो भी बनेगा, यानी जब भी जीरो क्रिएट होता है तो वहां होता है 2 गुणा 5, यानी 2 और 5 के मिलने से क्या बनता है जीरो, यानी 2 5 10। याद रखना कभी भी जीरो जब भी बनेगा तो वो फैक्टर होगा किसका 2 और 5 का, यानी 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर n से क्या बनते हैं जीरो बनते हैं। यहाँ 2 की पावर n तो है लेकिन 5 की पावर n नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं बनेगा। चाहे इसकी पावर आप कुछ भी कर दो जीरो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा जीरो। चलिए आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कंपोजिट नंबर बताओ। वो कह रहा है कि चेक करो कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब भैया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब ये कंपोजिट नंबर क्या चीज होती है? कंपोजिट नंबर में क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जिसके फैक्टर क्या हो फैक्टर ग्रेटर देन 2, यानी ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे बोलते हैं अपन क्या कंपोजिट संख्या। जैसे बात करें
4 है, 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। आ रही है बात समझ में। चलिए जैसे ये 3 हो गए ना गिनती में, 1 2 3, तो ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है। अब चलिए आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो कुछ ऐसा दिया होगा कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 7 और कोमा में यहाँ मान लो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5, या माइनस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, ये सारे गुणा में है, तो यहां से ये जो 7 है, ये जो 7 है वो आ जाएगा कॉमन। क्या आ जाएगा, कॉमन। 7 कॉमन आ गया। आप यहां लिखो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जो आपने ये 7 कॉमन लिया है तो आएगा प्लस का 1। कितना आएगा, प्लस का 1। तो 7 तो आपके पास आ जाएगा एक। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा। 6 3 2 एकम 2 2 3 6 6 चौक 24 24 5 120 और 12 छके 72, यानी ये आया 720 गुणा में 7 और गुणा में क्या होता है 1। इसके भी आप फैक्टर कर सकते हो, करने की जरूरत है तो, लेकिन ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। आपको ये बताना है कि इसके 3 फैक्टर हैं। 3 फैक्टर होते ये क्या हो गया, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या, या इंग्लिश में बोले तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ऐसा ही सेम इधर है, ये इधर 5 आ रहा है, ये इधर 5 आ रहा है, ये 5 आया, ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 12 दूनी 24 24 एकम 24, यानी 24 प्लस 1 और ये है 5, यानी वैल्यू है 5 गुणा 25 और गुणा में 1। गुणा 1 प्रत्येक के साथ लगता है, तो याद रखना आप गुणा 1 प्रत्येक के साथ लगा सकते हो। तो ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास ऐसा है कि 2 A और B है, वो एक साथ जब भी भागे, A और B है वो एक साथ जब भी भागे, और उसके लिए वो कहा जाए कि एक इतने समय में चक्कर को पूरा कर लेता है। जैसे A 12 मिनट में एक चक्कर को पूरा करता है, कितने मिनट में, 12 मिनट में एक चक्कर को क्या कर लेता है, कंप्लीट। और B जो है वो अपन मान लेते हैं कि 9 मिनट में कंप्लीट करता है। कितने मिनट में, 9 मिनट में एक चक्कर को क्या कर लेता है, पूरा। वो ये कहेगा कि A और B है वो दोनों एक साथ दौड़ लगाते हैं। A 12 मिनट में एक चक्कर को पूरा कर लेता है, B 9 मिनट में एक चक्कर को पूरा कर लेता है। तो आप ये बताइए कि वो दोबारा दोनों किस टाइम पे वापस मिलेंगे, वो किस टाइम पे वापस मिलेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, ये मैंने 2 ही लिए, हो सकता है 3 भी हो, यहाँ एक तीसरा एलिमेंट और आ सकता है, लेकिन आपकी बुक में शायद 2 का ही एग्जाम्पल है। देखिए ये है 12 और ये है 9, दोनों का एलसीएम लेते हैं। पहले आया 2, वैल्यू आई 6 और 9, फिर आया 2, ये आई 3 और 9, फिर आया कितना 3 1 और 3, फिर आया 3, वैल्यू आई 1,1। यानी एलसीएम इनका कितना आया, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद वो दोबारा मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद में वो दोबारा उसी जगह मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया था। क्योंकि 36 मिनट में ए जो है वो तो कंप्लीट कर लेगा 3 राउंड और बी जो है वो कंप्लीट कर लेगा 4 राउंड। तो इस हिसाब से दोनों वही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है वो तो एक तो ये है कि वो दोबारा कब मिलेंगे, और एक एचसीएफ गुणा एलसीएम वाला बताया था आपको। एचसीएफ और एलसीएम है दोनों का गुणा ए गुणा बी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए गुणा बी के। एक ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाला है इसमें से, और एक कंपोजिट नंबर वाला भी एग्जाम में आया हुआ है 1-2 बार, तो थोड़ा उसको भी ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 1.2। आगे आपकी एक्सरसाइज आती है 1.2। 1.2 में क्या है,
1.2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको चाहे याद करो चाहे कुछ भी करो, याद रखना कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 इज ए इरेशनल नंबर। करना क्या है, प्रोसेस क्या है, उसकी अपन बात कर लेते हैं, है ना। तो 1 मैं करवा रहा हूं, 2 की जगह आप 3 भी कर सकते हो और 5 भी आ सकता है ना। बाकी प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, सेम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखो कि लेट क्या लिखना है, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल एंड a, b इज को प्राइम। क्या लिखना है, को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ये होता है कि जैसे 2/4 हो, ये कट रहे हैं तो इनको काटने के बाद कोई भी वैल्यू ना बचे, यानी आपस में कटना बंद हो जाए, उनको बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम, यानी जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ये चीज लिखनी जरूरी है, याद रखना भाई। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है कि √2 बराबर a/b, सेकेंड कंडीशन b नॉट इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो यहां भी लिखते हो कि a, b इज को प्राइम, a, b इज को प्राइम। चलिए आगे चलते हैं। यहां इतना लिखने के बाद आप b जो भाग में है, जो आपके डिवाइड में b की वैल्यू है, उसे आप इधर लेके जाओ तो कहां होगा, मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू आएगी √2b बराबर में a। उसके बाद में लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या लिखना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयर करो, वैल्यू कितनी आई, 2b² बराबर में a²। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए उसके बाद यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखनी है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, इसे आप नाम दो स्टेटमेंट ए। ए स्टेटमेंट क्या है, a² इज divisible by 2, so a is also divisible by 2। स्टेटमेंट ए को पक्का याद करना है, सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है कि a² में अगर 2 का भाग जा रहा है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। a² इज डिविजिबल बाई 2, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसे नाम देना है स्टेटमेंट नंबर 1 a, जो आपने लिखा है। इतना काम आपने कर लिया, याद रहेगा कि दोबारा से देखते हैं क्या लिखा आपने। आपको प्रूव करना था कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो स्टार्टिंग करते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर एंड a एंड b इज को प्राइम। √2 बराबर a/b, रेशनल की कंडीशन है, रेशनल की कंडीशन लगा दी। b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0। b जो डिवाइड में था उसे इस साइड ले गए, मल्टीप्लाई में हो गया, वैल्यू आ गई √2b बराबर a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया, √2 का स्क्वेयर किया 2b का स्क्वेयर किया b², a का स्क्वेयर किया a²। इस इक्वेशन को आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। स्टेटमेंट a² इज डिविजिबल बाई 2, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। इसके आगे का प्रोसेस करते हैं अगले पेज पे। इतना करने के बाद आगे एक चीज और लिखनी है, लेट a इज इक्वल टू 2c। याद रखना, अगर आप √2 को सोल्व कर रहे हो तो यहां लिखना है 2c, अगर आप √3 को सोल्व कर रहे हो तो यहां लिखना है a इज इक्वल टू में 3c, और अगर आप √5 को सोल्व कर रहे हो तो यहां लिखना है a इज इक्वल टू में 5c। 5 को अगर सोल्व कर रहे हो, 2 को सोल्व किया तो 2, 3 को सोल्व किया तो 3, और 5 को सोल्व कर रहे हो तो यहां आएगा 5। उसके बाद में लिखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर कर दो, वैल्यू कितनी है, a² इज इक्वल टू कितना, 4c²। इक्वेशन नंबर अपनी 2। अब देखो a² की वैल्यू यहां तो आ रही है 4c², लेकिन पीछे वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे a² की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2b²। तो इस a² की जगह आप वो वैल्यू रखोगे, ये जो a² है यहां पे वो वैल्यू पुट करेंगे, तो आगे लिखेंगे अपन कि a² की जगह वो वैल्यू लिख दो जो पीछे थी। पीछे वैल्यू कितनी थी अपनी, 2b² इज इक्वल टू में 4c²।
ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो गया, ये इससे कट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 2, ये यहां से कैंसल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई 3। अब यहां लिखो स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट बी क्या कहता है? स्टेटमेंट बी कहता है कि अगर यहां पे 2 है तो यानी बी स्क्वायर में 2 का क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग, तो आप लिखो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब पहले तो आप कह रहे थे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो ए भी 2 से भाग हो रहा है और बी भी 2 से भाग हो रहा है, लेकिन आपने जो पीछे वाले पेज पे लिखा था कि ए और बी दोनों क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या आ गया, दोनों का कॉमन फैक्टर। तो आप आगे लिखो बाई स्टेटमेंट ए एंड बी, बाई स्टेटमेंट ए एंड बी, 2 is a common factor, 2 is a common factor of a and b, so our assumption is wrong, and root 2 is a irrational number। ये कि ये लाइनें आपको याद रखनी है, याद रखना जो आप ये लाइन लिख रहे हो, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, उसके बाद में कंक्लूजन, इनको आप जैसा बुक में लिखा है वैसा का वैसा याद कर लो, बाकी का प्रोसेस पूरा क्या रहेगा, सेम। तो एक बार दोबारा से अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था रूट 2 के बारे में। ये एग्जाम में 100% आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन मान लो है ही, अभी से आपको ये है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप इसे ऐसे तैयार करो कि पूरे में से पूरे नंबर आए। मैन है स्टेटमेंट, दोबारा से देखते हैं। रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले लिखो लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर एंड ए कोमा बी इज को प्राइम। को प्राइम बताया था क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2/4 है तो इसको काट दो, 1/2 हो गया और कट रहे गए, इनको बोलते हैं को प्राइम। जब कटना क्या हो जाए, बंद। रेशनल की प्रॉपर्टी लगा दी, रूट 2 बराबर में ए अपॉन बी, बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, बी डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में, रूट 2 बी बराबर ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, स्टेटमेंट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। आगे आपको क्या लिखना है, लेट ए इज इक्वल टू में 2c। मैन यहां ध्यान रखना है कि अगर रूट 2 को प्रूव कर रहे हो तो यहाँ 2c आएगा, रूट 3 को प्रूव कर रहे हो तो यहाँ रूट 3 को सोल्व कर रहे हो तो यहाँ 3c आएगा, और रूट 5 को सोल्व कर रहे हो तो यहाँ 5c आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू में 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दी, यहाँ वैल्यू कितनी है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू में 4c स्क्वायर, 2 से इसको काट दिया, वैल्यू आई 2, यानी b स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, 2c स्क्वायर। स्टेटमेंट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। बाई स्टेटमेंट a एंड b, 2 is a common factor of a and b, so our assumption is wrong and root 2 is a irrational number। चलिए आगे चलते हैं।